नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। केजरीवाल सरकार शंघाई वर्ल्ड स्किल्स में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी प्रतिभागियों को विश्वस्तरीय ट्रेनिंग दिलाएगी, चाहे वो प्रतिभागी किसी भी राज्य का रहने वाला हो। अगर वो नेशनल लेवल पर आयोजित होने वाली इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता में जीत दर्ज कराता है तो उसे केजरीवाल सरकार ट्रेनिंग दिलाएगी, ताकि वो 2022 में शंघाई में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता में जीत दर्ज करे और देश का नाम रोशन कर सके। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की ओर से दिल्ली में पहली बार आयोजित राज्य कौशल प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित करते हुए ये बात कही है। राज्य स्तर पर विजेता प्रतिभागी इसके बाद रीजनल लेवल फिर नेशनल लेवल की स्किल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। नेशनल में जीतने वाले प्रतिभागी 2022 में शंघाई में आयोजित होने वाली वर्ल्ड स्किल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने सभी विजेताओं से संवाद किया और उन्हें आगे की प्रतियोगिताओं के लिए हर तरह की मदद देने का भरोसा दिलाया। वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन के लिए पहली बार दिल्ली में आयोजित राज्य कौशल प्रतियोगिता में 30 अलग अलग स्किल श्रेणियों में 55 विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन प्रतियोगिताओं में 1000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। आपको देने जा रहे हैं थोड़ी तालियों के लिए करें। राजेश कुमार जी मंच पर आए। कॉम्पिटिशन थे, उनसे निकले हुए प्रतिभावान स्किल युवाओं को भी हमने रिकॉग्नाइज किया, उनको रिवॉर्ड दिया, अवार्ड किया उनको। इसके बाद अब रीजनल और नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स होंगे और मैं जानता हूँ कि ये कॉम्पिटिशन्स आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ भारत में स्किल की तैयारी कर रहे किसी बच्चे का मुकाबला अमेरिका, जापान, यूरोप के बड़े बड़े स्किल सेंटर जो 20-20, 25-25 साल से 50 साल से काम कर रहे हैं उनके बच्चों से है। तो उसके लिए जो भी ट्रेनिंग की जरूरत होगी हम ट्रेनिंग देंगे दिल्ली के बच्चों के लिए भी, और देश भर के कॉम्पिटिशन से निकल कर आगे आने वाले बच्चे, उनको अगर ट्रेनिंग की जरूरत होगी तो हमारी स्किल यूनिवर्सिटी पूरे देश के बच्चों को ट्रेनिंग देगी, जो शंघाई में जाने के लिए या नेशनल लेवल पर कॉम्पिटिशन लोग शंघाई में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को, है ना, और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा ये कि अगर आपने एक स्किल कंपटीशन जीता है तो आपके लिए बहुत से और दरवाजे खुल जाते हैं। जैसे कोई कॉलेज आपको रिकग्नाइज करना चाहेगा, आपको कोई कंपनी चाहेगी कि आपकी स्किल के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट दे, तो ये उनको फायदे हैं। तो एज अ वाइस चांसलर आप इन जो एक इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है एजुकेशन सेक्टर में, तो इसको किस तरीके से देखती हैं? तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब हम सच्ची में ये ध्यान देने लगे हैं कि बच्चा सीख क्या रहा है, सिर्फ डिग्री नहीं इकट्ठी कर रहा है, सीख क्या रहा है, और उसको सीख के वो अपने लिए और अपने देश के लिए किस तरह से कंट्रीब्यूट कर। और हम देख रहे हैं कि स्कूलों में भी हो रहा है और हम यूनिवर्सिटी में भी इसको पूरी तरह से करना चाहिए, है ना, ताकि बच्चे सिर्फ पढ़ाई न करें, पढ़ाई तो करें ही, प्लस जो भी चीज़ उठाएं उसमें। पूर्वी दिल्ली के निवासियों को और अधिक खेल सुविधाएं प्रदान करने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने डीडीए यमुना खेल परिसर में नए पुनर्विकसित तीरंदाजी एवं क्रिकेट स्टेडियम का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद गौतम गंभीर यमुना खेल परिसर में मौजूद रहे। परियोजना की कुल लागत 9.25 करोड़ रुपए है। डे नाइट मैच आयोजित करने के लिए हाई मास्ट लाइट के साथ स्पोर्ट्स लाइटिंग की व्यवस्था भी की गई है। स्टेडियम के चारों ओर एक जॉगिंग ट्रैक भी बनाया गया है। स्टेडियम का निर्माण राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए एक स्थल के रूप में किया गया था। राष्ट्रमंडल खेलों के बाद इसका उपयोग तीरंदाजी और क्रिकेट के लिए किया जा रहा है। उपराज्यपाल ने परियोजना के लिए डीडीए को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि डीडीए ने दिल्ली के समग्र विकास और दिल्ली के नागरिकों के जीवन को आसान बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। यही है कि हम यहाँ पर एक ऐसी फैसिलिटी क्रिएट कर सके जो यहाँ के बच्चे पूरा इस्तेमाल कर सकें, अपने सपनों को पूरा कर सकें, अपने माता पिता का भविष्य बेहतर कर सकें और देश का नाम रोशन कर सकें। सर कितनी लागत में ये पूरा स्टेडियम बना है और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इसमें? देखिए, इसमें एक तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फ्लड लाइट्स हैं जो 8 करोड़ की हैं। बाकी हमने आप अंदर जाके देख सकते हैं किस तरीके का हमने ड्रेसिंग रूम बनाया है। उसमें हर तरीके की फैसिलिटी है। फिजियो रूम अलग है, डाइनिंग रूम अलग है, रिक्लाइनर चेयर्स हैं। यहाँ पर हमारे पास 6 विकेट्स हैं और जो हमने बेस्ट क्यूरेटर से, दिल्ली में जो बेस्ट क्यूरेटर है उससे बनाई है। अगर आप आउटफील्ड देख लीजिए तो लास्ट ग्रीन है। तो हर तरीके से हमने वो फैसिलिटीज़ दी हैं। और साथ ही में मैं ये साफ़ करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ क्रिकेट की फैसिलिटी नहीं है, ये आर्चरी का भी यहाँ पर उसी तरीके के कंपटीशन होंगे जैसे पहले हुआ करते थे और उससे बेहतर स्तर पे हुआ करेंगे। एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते मेरा काम किसी और स्पोर्ट्स से कुछ छीनना नहीं है
बल्कि उनको कुछ देना है। हमारे पास ये कि प्रपोजल थी कि हम यहाँ पर टेम्प्रेरी स्टैंड्स बना सकते थे, लेकिन हमने इसलिए नहीं बनाए क्योंकि आर्चरी को एक विंड फैक्टर की ज़रूरत होती है और उसके चलते हुए हम ये नहीं चाहते थे कि वो किसी तरीके से अफेक्ट हो। तो यहाँ पर अगर आपने स्टैंड्स देखे होंगे, वहाँ पर अगर 3-4 हज़ार लोग आ सकते हैं, प्लस साथ में कैनपीज़ हमने लगाई है, ग्रीन माउंट्स बनाए हैं, वहाँ पर भी लोग आके मैच देख सकते हैं। तो ये हमने कोशिश करी है कि लोग यहाँ पर आएँ और एक अच्छे मौसम में आराम से अपनी रिलैक्स होकर मैच देख सकें। दिल्ली में एमसीडी चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बीजेपी पर हमलावर हो गई है। आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि भाजपा शासित नगर निगम में हुआ 100 करोड़ रुपए का विज्ञापन घोटाला हुआ है। नियमों को दरकिनार कर निजी कंपनी को करोड़ों का फायदा पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर भाजपा ने निजी कंपनी को फ्लाईओवर पैनल विज्ञापन के जरिए 100 करोड़ से अधिक कमाने की छूट दी। ये 100 करोड़ रुपए एमसीडी की जेब में आने चाहिए थे, लेकिन ये पैसे निजी कंपनी को दिए गए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने गैंट्री और फ्लाईओवर पैनल विज्ञापन पर प्रतिबंध इसलिए लगाया था क्योंकि इनसे ड्राइवर का ध्यान भटक सकता है। इस तरह से कई सारे हादसे हुए हैं। अवैध विज्ञापनों की वजह से डीएनडी पर दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। दिल्ली नगर निगम भाजपा के नेताओं की मिलीभगत और भ्रष्टाचार के कारण कई लोगों की मौत हुई है। पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली नगर निगम की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये कहते हैं कि इनके पास पैसा नहीं, इनके पास रेवेन्यू नहीं आ रहा, जबकि दिल्ली सरकार बार बार हाई कोर्ट में जाके जब मुकदमा होता है उसके अंदर हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर करती है कि पिछली कांग्रेस की सरकार से और जब बीच में एलजी साहब का शासन था, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर दिल्ली आती थी, दिल्ली सरकार आ रही थी, उस समय के मुकाबले दिल्ली सरकार एमसीडी को करीब करीब दुगना पैसा दे रहा है। तब भी एमसीडी इतनी कंगाल क्यों है? और जानकार जो बताते हैं कि इस तरीके के इलीगल काम करने की वजह से बहुत एक्सीडेंट डीएनडी पे बढ़े हैं और कई लोगों की मौत जो है यहाँ पे डीएनडी में सीधा दिल्ली नगर निगम और भाजपा के नेताओं की मिलीभगत के कारण, उनकी लापरवाही के कारण, उनकी भ्रष्टाचार के कारण इन लोगों की मौत। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने एमसीडी में हो रहे घोटाले का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कैसे एमसीडी में करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है और एमसीडी के अधिकारी और भाजपा के पार्षद इस पर खामोशी साधे हुए हैं। 165 पुलियों का मामला भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया गया और साथ ही एएच खान नाम के एक अधिकारी का नाम भी सामने आया जो सेवानिवृत्त होने के बावजूद काम कर रहे हैं और उन्हीं के माध्यम से एमसीडी घोटाले को अंजाम दे रही है। मैं थोड़ी सी उसके बारे में विस्तृत बात करना चाहता हूं। निगम पॉलिसी के अनुसार अगर किसी तकनीकी सेवानिवृत्त अधिकारी को निगम में अनुबंध के आधार पर लगाया जाता है, उसकी सेवा ली जाती है, तो या तो कोई विशेष प्रोजेक्ट के लिए लगाया जाता है या कोई बड़ी योजना आती है तब लगाया जाता है। लेकिन ईडीएमसी के अंदर जहाँ भारतीय जनता पार्टी बैठी है, वहाँ नेताओं की सेवा के लिए, उनके अपने प्रोजेक्टों के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे एएच खान जो कि असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर काम कर रहे थे निगम में, सेवानिवृत्ति के बाद भी, रिटायर होने के बाद भी उनको पुनः क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में लगा दिया गया, जो कि बहुत ही सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, जिसके अंतर्गत तमाम सड़कों की क्वालिटी को चेक करने का मामला हो, बिल्डिंग की क्वालिटी को चेक करने का मामला हो, तमाम उसी के अंडर में आता है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के बाबरपुर विधानसभा के सुभाष मोहल्ला में एमसीडी की नाकामी के कारण मच्छरों के आतंक से लोग परेशान हैं। लोगों को डेंगू और मलेरिया का डर सताने लगा है। वहीं जानकारी मिलने के बाद विधायक गोपाल राय ने आप कार्यकर्ता बबलू गोस्वामी से इलाके में फॉगिंग कराने के लिए कहा, जिसके बाद वार्ड नंबर 48E के विजय पार्क नॉर्थ घोड़ा में आप कार्यकर्ता बबलू गोस्वामी ने घर घर जाकर फॉगिंग की। इस कार्य के लिए लोगों ने विधायक गोपाल राय की सराहना की। बबलू गोस्वामी ने कहा कि बरसात में मच्छर ज्यादा हो जाते हैं, मच्छरों के काटने से डेंगू और मलेरिया का खतरा बना रहता है। अब हर रोज इलाके और घरों में फॉगिंग कराई जा रही है। मेरे पास काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं कि भाई मच्छर एरिया में काफ़ी हो रहे हैं, क्योंकि बरसात का मौसम हो रहा है, चल रहा है और मच्छरों की काफ़ी मात्रा में इस टाइम भरमार होती है। तो लोगों की काफ़ी कंप्लेंट आने के बाद मैंने सोचा
कि क्यों ना मैं घर घर जाकर उन लोगों की जिनकी मेरे पास कॉल आ रही है, शिकायत आ रही है, उनके घर में फॉगिंग करूं। तो मैंने अपनी मशीन लेकर के और लोगों के घर जा जाकर फॉगिंग की, जिसमें लोगों ने मेरे को काफ़ी हौसला अफजाई करी। और मैं चाहता हूं जहां भी जिसको भी मेरी ज़रूरत हो फॉगिंग की, वो मुझे कॉल करे। भाई साहब अपने कम खर्चे से दवाइयों की छिड़काव कराते हैं और घर घर जाकर ये मच्छरों की दवाई का बहुत अच्छी तरीके से उसका प्रयोग करते हैं। और हमारे गोपाल राय जी के बबलू भाई, वाकई आप जो काम कर रहे हो काबिल तारीफ़ है। जिस तरीके से मच्छरों की भरमार हो रही चारों तरफ और रात की नींद हराम कर रखी इन मच्छरों ने, और आप दिन रात काम कर रहे हो। आज मेरे घर में आकर आपने फॉगिंग की और सब मच्छर मारने का काम किया। दिल्ली के द्वारका में पेट्रोल गैंग ने जमकर कोहराम मचाया है। गैंग ने सड़क पर तेल डालकर राजस्थान के व्यापारी सुभाष से लूट की वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी से तेल बहने की बात कहकर आरोपियों ने व्यापारी की गाड़ी रुकवा दी। जैसे ही व्यापारी गाड़ी से निकला तो लुटेरों ने गाड़ी में रखे कैश से भरा बैग लूट लिया। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि पास में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो पैसे से भरा बैग लूटकर फरार हुए लुटेरों की तलाश में पुलिस जुटी है। दिल्ली के द्वारका का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो राजस्थान के व्यापारी से लूट की ये वारदात सामने आई है। मैं गाड़ी लेके द्वारका मोड़ की तरफ जा रहा था। चलती गाड़ी के सामने एक लड़का आया। उसने कहा कि आपकी गाड़ी में ऑयल टपक रहा है, और उसके हाथ में कोई डब्बा था, ऑयल उसने डाला। जैसे ही मैं नीचे उतर के देखने लगा, इतने में एक लड़का पीछे से खिड़की खोल के लैपटॉप बैग थी वो निकाल कर ले गया। उसमें महत्वपूर्ण कागज़ थे, गाड़ी की चाबियां थी, ATM कार्ड थे, पैसे थे। वो बैग लेकर भाग गया। तो कितना कुछ कैश था, कितना सामान था उसके अंदर? महत्वपूर्ण फाइलें थी। तो आपने पुलिस को बताया? हाँ, पुलिस 100 नंबर पर फ़ोन किया, पुलिस वाले आए हैं, अभी कार्रवाई चल रही है। राजधानी दिल्ली में लगातार लोगों के साथ नौकरी के नाम पर ठगी के कई मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला राजधानी दिल्ली के राजू पार्क का है, जहां पर साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के साइबर सेल की टीम ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 12 महिला सहकर्मियों समेत एक पुरुष मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 19 मोबाइल, 14 रजिस्टर, 86 पोटेंशियल कैंडिडेट का दस्तावेज समेत अन्य कागजात भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार मास्टरमाइंड से पूछताछ में उसने बताया कि अब तक उसने 300 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी वार्ड नंबर 46 के वाई ब्लॉक के अंदर एमसीडी ने करीब 15 साल से चल रही अवैध रूप पार्किंग को हटाया और एमसीडी ने वहां मंगोलपुरी वासियों को नई सौगात देते हुए करीब 1000 पेड़ लगाकर मिनी फॉरेस्ट बनाने का काम की शुरुआत की। ये मिनी फॉरेस्ट पोल्यूशन को कम करने का काम करेगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि एमसीडी ने मिनी फॉरेस्ट बनाया, इसको हमें खुशी के साथ साथ एमसीडी इस बात का भी सलूशन करे कि हमें कोई ऑथराइज पार्किंग दी जाए जिससे उनकी गाड़ियां सेफ रह सकें और उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा। तो एमसीडी ने हटाई अवैध पार्किंग और जिसके बाद वहां पर एक मिनी फॉरेस्ट बनाने का काम शुरू किया है। हालांकि मंगोलपुरी के लोगों ने इस पर खुशी जताई। उन्होंने कहा है कि ये एक अच्छी पहल है और इससे जो इलाके में है वो पोल्यूशन कम होगा, लेकिन हमें एक स्थायी पार्किंग की भी व्यवस्था कराई जाए। मिनी फॉरेस्ट बनाने का काम शुरू किया गया। एमसीडी ने हटाई अवैध पार्किंग, मिनी फॉरेस्ट बनाने का काम शुरू किया गया। घर जाऊंगा, खाना खाऊंगा। तो एमसीडी ने हटाई अवैध पार्किंग। एमसीडी की कम से कम 15 साल पुरानी पार्किंग थी, आज इसको तोड़ा गया है। यहाँ पे एमसीडी के द्वारा यहाँ पे 1000 पौधे लगाए गए हैं। हम कहते हैं बहुत अच्छा काम करा कि मंगोलपुरी में पहली बार किसी एमसीडी ने मतलब 1000 पौधे लगाए हैं, ठीक है। लेकिन ये बताओ, जो हमारी जो 5000 गाड़ियाँ जो अंदर खड़ी होती थी,
अब वो लोग कहाँ जाएंगे? एक चोरी होगी, चकारी होगी, उसके टूट फूट होगी, तो उसका कौन जिम्मेवार होगा? क्या पुलिस को नहीं सोचना चाहिए या एमसीडी को नहीं सोचना चाहिए कि आज भी तोड़ के जा रहे हैं हम लोग ये गाड़ी? बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।